बिहार सामान्य परिचय जो है वो हो चुका है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है आपका बिहार का इतिहास वो भी हो चुका है, और बिहार का जो है भूगोल ये भी हो चुका है। आज हम करने जा रहे हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही कुछ वर्ड्स आएंगे जो कंसेप्चुअल रहेंगे। वैसे तो इकोनॉमी में हर चीज़ ही कंसेप्चुअल है, तो कुछ क्लियर करूँगा, और बाकी जो है हम इंडियन इकोनॉमी जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट ही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य का ईयर हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस वाला 2011-12 लेते हैं, ठीक है। स्थिर मूल्य पर 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ठीक है। तो ये वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। वर्तमान मूल्य तो चलो जो भी करंट ईयर चल रहा है उसको हम ले लेते हैं, और स्थिर मूल्य हम अभी तत्काल में हम फिक्स किए हुए हैं 2011-12। इसका अंतर क्या होता है, ये डिजिट्स तो खैर याद करने पड़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझ जाइए। जैसे अगर हम इस साल की बात करते हैं, इस साल हमारा कोई एक शर्ट खरीदने गए, उसकी कीमत जो है आपका 100 रुपये है, और अगले साल जब हम खरीदने गए तो हो गई कितनी, 120 रुपये, ठीक है। तो वो जो 100 रुपये से कीमत 120 रुपये हुई, और इसका वजह क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, ठीक है। तो महंगाई की वजह से बढ़ा है, या फिर वाकई उत्पादन की वजह से, ठीक है, उत्पादन की वजह से बढ़ा है। अगर ये दोनों चीज़ों को तय करना हो तो आप इसका गणना हम स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य के बेस पे ही करते हैं। तो हमें पता चलता है कि सरकार का जो ये नया डाटा दे रही है कि इतने प्रतिशत का ग्रोथ हो गया है, क्या ये वाकई हुआ है या फिर महंगाई की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर वाकई होना होगा तो क्या होगा, जैसे शर्ट की कीमत, जैसे शर्ट का उत्पादन 3 शर्ट का उत्पादन हुआ, 300 हुआ। अगली बार जो है उत्पादन ज़्यादा हुआ तो 3 की जगह पे 4 शर्ट का उत्पादन हो गया, ठीक है। 4 शर्ट का उत्पादन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रेट तो वही रहेगा, लेकिन इस बार क्या हुआ, कीमत आपको कितनी वसूली हुई, 400 रुपये मिले, ठीक है। यानी कि आपका इम्प्रूवमेंट 300 से 400, 33% का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअल ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन अगर 3 शर्ट की कीमत ही है आपका, इस साल है 300, और अगले साल जो है वो 3 शर्ट की कीमत ही हो गई अगर 400, तो यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि जो है आपका इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ग्रोथ तो हुआ है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे भी आपको 33% ही शो करेगी गवर्नमेंट की, इतनी जो है हमारी जो है, जैसे यहाँ पे क्या है 15.5% बढ़ गई है, बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला जाएगा कि 33.3333% जो है बढ़कर अभी वर्तमान में जो है 300 से 400 हो गया है। लेकिन क्या एक्चुअल ग्रोथ हुआ, तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं हुआ, आपका महंगाई की वजह से हुआ है। तो इसी चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य से। आगे देखते हैं हम बिहार की राजकोषीय प्रदर्शन की बात करते हैं। राजस्व घाटा कितना है, तो 11,288 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना है 1.5%। तो राजस्व घाटा 1.5%, राजकोषीय घाटा आपका कितना हो गया 6%, और प्राथमिक घाटा क्या है 3.9%। अब देखेंगे तीनों चीज़ का अंतर समझिए। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ, पूंजीगत घाटा, ठीक है। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा प्लस राजस्व घाटा, अगर इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि अगर पूंजीगत घाटा निकालेंगे तो ये 4.5% हो जाएगा, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा 6% है, राजस्व घाटा 1.5% है, तो ये इन दोनों घाटा को, यानी राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा को जोड़ते हैं तब आता है हमारा राजकोषीय घाटा। तो जाहिर सी बात है कि राजकोषीय घाटा में से राजस्व घाटा घटा देंगे तो हमारा पूंजीगत घाटा आ जाएगा। तो ये जो है ना, कुल मिला के अब राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे राजकोषीय घाटा और पूंजीगत घाटा में अंतर समझिए। जैसे कि अगर कोई योजना चला रही है गवर्नमेंट, कोई योजना चला रही है, उसमें पैसे दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके बदले में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, या फिर कोई समाज कल्याण का कोई कार्य कर रही है, ठीक है, तो उसमें उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे बदले में कुछ कैपिटल गेन नहीं होता हो, यानी कि कुछ पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा हो, तो हम बोलते हैं कि वो राजस्व में जाएगा, ठीक है। राजस्व व्यय हो जाता है, राजस्व व्यय में जाएगा, यानी राजस्व में हम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हो, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हो तो आपका उससे अब क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है।
उससे आप कैपिटल का निर्माण करोगे, पूंजी का निर्माण होगा। तो जब कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें पूंजी का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। वहां पे व्यय करना क्या हो जाता है, पूंजीगत व्यय हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को जोड़ के हम बोलते हैं राजस्व व्यय, राजकोषीय व्यय। ठीक है, यानी पहले व्यय करेंगे और फिर घाटा, यानी कि हम मान लिए कि 50,000 का हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें से हमें दिख रहा है कि नहीं भाई ये जो है हमारा 98, ठीक है, 98,500 ही क्या हुआ है, 500 करोड़ ही जो है वही उतनी ही हमारे पास बच रहा है राजस्व में व्यय करने के लिए। यानी कमी कितनी हो रही है, तो 1,500 करोड़ की कमी हो रही है। तो हम बोलेंगे कि 1.5% की क्या हो रही है, यहाँ पे घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 19.97, ठीक है। द्वितीय में कितना है, 20.04, और तृतीयक में कितना है, 59.98। यानी सबसे ज़्यादा किसका है, तृतीयक का 59.98। तो दो तो आपका प्राइम 59 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। तो इतना याद रखो कि दो तो प्राइम नंबर वाला ही है, और एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये 60 के आसपास ही रहता है तृतीयक, और ये 20 के आसपास रहता है आपका क्या, प्राथमिक। तो 20 के आसपास प्राथमिक कितना हो जाएगा, 19, तो 19.97। द्वितीयक जो है 20.04, ठीक है, और 59.98 हो जाएगा आपका तृतीयक। कुल जो है 100%। देखिए शब्द को एक्सप्लेन करेंगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि स्किप करके भी लेके चलेंगे। अब वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 59,637 रुपया। फिर यहाँ पे आ गया 59 क्या हो गया, प्राइम नंबर, 37 भी प्राइम नंबर, बीच में एक 6 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर के बीच में एक जो है आपका 6 है। तो इस तरीके से याद करना, लिंक कर लीजिएगा ना, तो कि क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें, यही सब कहानियाँ याद आती हैं, ठीक है। तो 59,637, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जो है आपका जिला कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कितना है, 1,14,541। बेगूसराय उसके बाद से द्वितीय है, और तृतीय जो है मुंगेर है। जाहिर सी बात है कि पटना एक लंबे समय तक रहेगा, अभी इसके आगे पीछे भी कंपटीटर भी कोई नहीं है। कहाँ 1,14,541 और कहाँ जो है 46,991। तो धरती आसमान का फ़र्क है, लगभग डबल से भी 2.5 गुना के लगभग में है पटना का प्रति व्यक्ति आय। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला शिवहर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, शिवहर का ही है। एक तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो इस जिले का है, शिवहर। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम यहीं पे है। अररिया जो है उसका द्वितीय स्थान है, 19,795, जबकि शिवहर का कितना है, 18,980, और सीतामढ़ी का है आपका 21,448। तो सबसे ज़्यादा वाला याद कीजिए कम से कम कि पटना है, सबसे कम वाला शिवहर। और बिहार बजट 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान जो है वो आपका है 2,78,725.72 करोड़ रुपये, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 16,840.32 करोड़ रुपये अधिक है। अब ये जो पूर्व वित्तीय वर्ष से इतना अधिक है, क्या ये महंगाई की वजह से है या फिर वाकई उत्पादन करके इतना ग्रोथ किया गया है? यही बताता है हमारा स्थिर मूल्य पे और जो है आपका वर्तमान मूल्य, यही बता देगा कि ये महंगाई की वजह से इतना बढ़ गया या फिर जो है सच में उत्पादन हुआ है, नई फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, या फिर जो है एंटरप्रेन्योर नए नए जो है उद्योगपति यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी वजह से इतना बढ़ा है, या फिर बस महंगाई बढ़ गई है और काम जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इतना बढ़ गया है। तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा हमें लगता है वर्तमान मूल्य और पे निकालने से और स्थिर मूल्य पे निकालने पे। तो आपको ये डिजिट याद रखना है, 2,78,725, ठीक है, 2,78,725.72 करोड़ रुपये। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार आय व्यय का वितरण, तो देखिए केंद्रीय करों में राज्य का अंश, देखिए रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा जो है आपका जो टैक्स जितने भी कलेक्ट होते हैं उसमें कुछ टैक्स सिर्फ केंद्र लेता है, ठीक है, और केंद्र जो है मतलब उसमें बंटवारा नहीं होता केंद्र और राज्य में, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जिनमें केंद्र और राज्यों का बंटवारा होता है। तो उस तरीके से जो टैक्स लिया जाता है उसमें केंद्र जाहिर सी बात है जब लेगा राज्य का हिस्सा तो राज्य को बाद में देगा भी। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है वो आपका 40.52, यानी कि 1 रुपये में
40.52 पैसा, ठीक है। 100 रुपया ले लो तो 100 रुपये में 40 रुपया 52 पैसा हमको कहाँ से मिलता है, तो केंद्र देता है, ठीक है। राज्य सरकार से कर राजस्व यानी कि कुछ टैक्स ऐसा है जो स्टेट ही कलेक्ट करता है, तो ये कितना हो गया 19.47, यानी 19 रुपया 47 पैसा जो है ये राज्य कलेक्ट करता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, बीच बीच में हमें देखने को मिलता है कि इतने करोड़ रुपए का जो है केंद्र सरकार जो है सहायता की है, तो उस तरीके से अभी मिला हुआ है 18.18 रुपया 17 पैसा, ठीक है, 70 पैसा। और लोक ऋण, जो ऋण लिया गया है, ठीक है, ऋण की वजह से 18 रुपया 53 पैसा हो गया। राज्य का कर भिन्न राजस्व से जो है 2.2 रुपया 63 पैसा। और ऋणों की वसूली, अगर हम कहीं ऋण दिए हुए हैं वहाँ से वसूली किए हैं तो हमारा 16 पैसा सिर्फ आया है। जाता कहाँ है, तो सामाजिक सेवाएं, ठीक है। कोई भी गरीब राज्य है तो गरीब राज्य कोई भी होगा, वहाँ पे सामाजिक सेवाएं में सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि समाज का हर एक जो है वर्ग का उत्थान हो, इसलिए जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे जो है ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामाजिक सेवाएं में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन लोगों का भी जो समाज से जो है भिन्न होते जा रहे हैं, या फिर जो है जिनका जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं पे खर्च होता है। 38 रुपया जो है 89 पैसा। और सामान्य सेवाएं की बात करते हैं तो सामान्य सेवाएं में 29 रुपया 95 पैसा चला जाता है। आर्थिक सेवाएं में जो है 22 रुपया 68 पैसा चला जाता है। और लोक ऋण की वापसी, ठीक है, लोक ऋण की वापसी जो है ये हमारा 8 रुपया 3 पैसा यहाँ से हो जाता है। ऋण और पेशगिया से जो है 44 पैसा। और सहायता अनुदान और अंशदान में जो है ये बिहार सरकार जो है 0.01% जो है खर्च करती है। तो रुपया कहाँ से आता है ये देख लो, रुपया कहाँ जाता है ये देख लीजिए आप। मोटे तौर पे ये याद रखिए कि केंद्र सरकार से जो है पैसा सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद से राज्य सरकार के कर से, और जाता कहाँ है तो सामाजिक सेवाएं और सामान्य सेवाएं में ही सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है। अब देखेंगे कृषि की बात करते हैं। तो बिहार एक मैदानी राज्य है, एक बार इसको क्विक रिवीजन में क्या क्या याद करना पड़ेगा आपको ये देख लीजिए। ये आपका 4.4 लाख करोड़ जो है ये याद करना पड़ेगा। 7.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, 15.5% बढ़कर, ये भी याद रखिएगा। साथ ही जो राजस्व घाटा 1.5%, राजकोषीय घाटा 6% और प्राथमिक घाटा 3.9%, ये याद रखिएगा। डिजिट याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, नज़र एक मार लीजिएगा बस। प्राथमिक जो है क्षेत्र से जो है क्षेत्र का योगदान 19.97 है, द्वितीयक का 20.04 है और तृतीयक का 59.98 है, ये याद करने की ज़रूरत है। प्रति व्यक्ति आय ये याद रख लीजिए, इसमें हर एक लाइन ही ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला ये आया हुआ है कि पटना का है। शिवहर वाला याद रखिएगा सबसे कम। और जो बजट कुल बजट अनुमान जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपये, ये याद रखिएगा। और फाइनली यानी कि कोई सा भी ऐसा नहीं है कि जिसको स्किप किया जा सके। हाँ, द्वितीय तृतीय कोई आप स्किप कर सकते हैं, द्वितीय तृतीय जो भी है। आगे देखते हैं हम कृषि को। तो बिहार एक मैदानी राज्य है, बिहार का लगभग 96% भूभाग जो है वो मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे इतना भाग भौगोल जो है मैदानी है, और जहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता है ही, भौगोलिक अनुकूलता है ही, श्रम की कोई कमी है नहीं, वो एक, और इस कारण से, इन तमाम कारणों से ये क्या बना रहा है, एक बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य बना रहा है। और बिहार बजट जो है 2024-25 के अनुसार बिहार की लगभग 76% आबादी जो है वो आपका कृषि कार्यों पर आश्रित है। टोटल जनसंख्या में 100 में से 76 लोग कहाँ लगे हुए हैं, तो कृषि कार्य पे आश्रित हैं। शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करते हैं तो 54.2% है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि जो है 23.3% है। प्रति भूमि की बात करें 12.6, कृषि आकृत क्षेत्र की बात करते हैं 0.5, वन की बात करेंगे 6.6 और अकृषि भूमि की बात करेंगे तो 2.9%। बिहार के कुल भाग में जो है भूभाग में कृषि सघनता की बात करेंगे तो सकल फसल क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका 73.28 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो हो जाएगा 50.7
70 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, और सकल सिंचित क्षेत्र 55.98 लाख हेक्टेयर, और फसल सघनता की बात करेंगे तो 145% जो है आपका फसल सघनता हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी? आपकी चावल। आपको पता है कि ये जो है सोन से जो पानी रोहतास वगैरह क्षेत्र में जो सिंचाई की जाती है, तो रोहतास में ही सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरी जो फसल है जो सबसे ज़्यादा उत्पादित हुई है वो आपकी गेहूं हो जाएगी। चावल, उसका से गेहूं, और तीसरे में हो जाएगा आपका मकई, ठीक है, मक्का। तो चावल का कितना है ये भी ध्यान रखेंगे, जो है 7,872.9 हज़ार टन है, जबकि गेहूं का 6600 या फिर 6,600 टन हो जाएगा, और मक्का का 4,829 टन हो जाएगा। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो 4.8% की वृद्धि हुई है यहाँ पे, और 2020-21 के 179.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 197.4 लाख टन पहुंच गया है। तो देखिए इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उत्पादन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 179.5 लाख टन से बढ़कर 197.4 लाख टन पहुंच गया है। ये जो है यहाँ पे एग्जैक्ट जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ये कितना इम्प्रूवमेंट है? 4.8% की वृद्धि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। प्रमुख फसल एवं उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले की बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? तो ये आपका रोहतास में हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि बहुत ही कम जमीन में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन, तो उसको बोलेंगे कि वहाँ की उत्पादकता क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रोहतास। रोहतास में कितना है? 4,717 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 4,717 केजी जो है उत्पादन हो रहा है चावल का रोहतास में। तो आपका फसल की बात करेंगे चावल में, और इसका वजह क्या है? वही सोन नहर का जो है, सोन नहर से जो पानी जो सिंचित किया जाता है, तो सिंचाई की सुविधा जो है पर्याप्त है यहाँ पे रोहतास में। गेहूं की बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन जो है रोहतास में ही हो रहा है, और खगड़िया जो है वो उत्पादकता यानी कि कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन आपका खगड़िया कर रहा है गेहूं का। जबकि मक्का की बात करेंगे तो इसमें अररिया सर्वाधिक ज़्यादा हो जाएगा, और उत्पादकता भी अररिया का ही है। दलहन की बात करेंगे तो पटना में सर्वाधिक दाल का उत्पादन हो रहा है, जबकि उत्पादकता जो है वो आपका बेगूसराय का है, ठीक है। सबसे कम उत्पादन जो हो रहा है उत्पादकता वाले ज़िले, तो ये देखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप याद कर सकते हैं कि चावल का उत्पादकता यानी कि एक हेक्टेयर है मात्र 161 किलोग्राम हो रहा है। कहाँ पे? एक हेक्टेयर में 4,717 किलोग्राम हो रहा है रोहतास में। वहीं मधुबनी में जो है मात्र 161 केजी हो रहा है। जमुई में देखेंगे 1980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपका गेहूं का उत्पादन हो रहा है, जो सबसे कम है। तो इन चीज़ों को जो है डाटा ये याद करने की ज़रूरत है, एग्जाम्स में आते हैं। बिहार में फसल क्षेत्र 2022-23 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ है? अनाज का। देख ही रहे हैं, चावल, गेहूं, और उसके बाद से जो है आपका मक्का का है। इसके बाद से जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है दलहन। दलहन में एक नंबर पे कौन है? पटना। अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है पटना का है, जबकि बेगूसराय में क्या है? उत्पादकता ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा आपका ईख का उत्पादन हो रहा है, कितना? 3.1%, जो आपका पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में होता है। और तिलहन की बात करेंगे तो तिलहन जो हो जाएगा वो आपका 1.7%, और रेशेदार फसल की बात करेंगे तो 0.9%। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन? अनाज का, फिर दलहन, देन ईख, और फिर जो है आपका तिलहन और रेशेदार फसल का। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले ज़िले की बात करेंगे तो आलू जो है आपका पटना में, ठीक है। आलू हो गया। तो देखिए जैसे कि डीवीसी दाल भात चोखा की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर दाल और चोखा, ये दोनों चीज़, दाल यानी दलहन, दलहन में कौन है आपका आगे? तो जाहिर सी बात है कि दलहन में पटना सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन यहीं पे हो रहा है, और आलू भी जो है ये भी आपका पटना में हो रहा है। तो एक तरीके से याद कर सकते हैं। और चावल जो है वो आपका रोहतास में। प्याज की बात करेंगे तो नालंदा, ठीक है, नालंदा में जो है आपका प्याज का उत्पादन है। अब बैंगन का भी जो है आपका, ठीक है, बैंगन और प्याज का नालंदा हो जाएगा। और फूल गोभी का जो है ये आपका वैशाली,
वैशाली जिला जो है ये आपका फूल गोभी के लिए, तो आप ऐसे भी जो है याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि वैशाली लड़की का नाम है, वो लोग जल्दी जो है क्या रूठ जाते हैं, तो ऐसे फूल जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से याद कर लो फूल गोभी का वैशाली। आगे देखते हैं सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला की बात करेंगे तो ये आपका भोजपुर हो जाएगा 80%, और बक्सर में भी 80%, यानी कि शुद्ध बुआई वाला जिला जो हो जाएगा भोजपुर और आरा बक्सर। ठीक है, भोजपुर यानी आरा, और ये हो जाएगा आरा बक्सर, ऐसे याद रखेंगे। सर्वाधिक शुद्ध बुआई आरा बक्सर। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला जो हो जाएगा वो आपका जहानाबाद और शिवहर हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला, और पश्चिमी चंपारण ने बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 64.54% जो है ये अकेले उत्पादित किया है, जितना भी 100 केजी में, ठीक है, 64 किलो 540 ग्राम जो है उसका उत्पादन उतना उत्पादन जो है सिर्फ अकेले पश्चिमी चंपारण ने किया है। मखाना में बिहार देश का प्रथम राज्य है, तो मखाना से कई बार आ चुका है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में ही, ठीक है। और देश के कुल उत्पादन का 90%, यानी कि अभी आजू बाजू भी मखाने में कोई नहीं है, यानी एक छत्र राज करेगा, और 90% उत्पादन जो है बिहार में होता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में, ध्यान रखेंगे 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये ज़िले कौन सी हैं, तो सारा याद कर लीजिएगा, जो आपका जो गंगा किनारे जो ज़िले हैं वो सब, जहाँ से गंगा गुजरती है, और साथ में एक नालंदा याद कर लीजिएगा। तो गंगा गुजरती है 12 जिलों से, पटना से, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, और ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो सारण हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, फिर नीचे जो है आपका पटना हो जाएगा, ये तो एक क्षेत्र का हो गया। आगे जाएंगे समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया, इन सबों से जो है गंगा जो है गुजरती है, और साथ में नालंदा से नहीं गुजरती है, लेकिन नालंदा को भी जो है जैविक पट्टी में रखा गया है, ठीक है। 13 जिलों में जो जैविक पट्टी का विकास हो रहा है उस लिस्ट में इसका भी नाम है। वर्ष 2022-23 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत जो है ये पूर्णिया जिले में हुई है, यानी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का कहाँ पे खपत हुआ है, तो ये पूर्णिया जिले में। और सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक कौन सा रहा है, यूरिया, यानी सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग किया गया है 62.5%। प्रमुख फल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिले की बात करेंगे तो केला का उत्पादन मधुबनी में, ध्यान रखेंगे। वैसे तो हाजीपुर भी विख्यात है, लेकिन याद रखेंगे मधुबनी, इस बार क्या याद रखेंगे, मधुबनी, ठीक है। केला के लिए मधुबनी, और दूसरे नंबर पे वैशाली यानी कि हाजीपुर, और तीसरे नंबर पे जो है आपका जो है मुजफ्फरपुर जाएगा। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिलों में देखेंगे तो आपका नालंदा हो जाएगा। तो देखिए अमरूद में भी आपका नालंदा है, प्याज में भी ध्यान रखेंगे, प्याज में भी आपका नालंदा है, और बैगन में भी जो है आपका नालंदा है, ठीक है। लीची का तो खैर कांड ही हुआ था, बहुत बच्चे मारे गए थे मुजफ्फरपुर में, तो ऐसे ही याद रहेगा लीची का मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, उसके बाद से वैशाली। आम के लिए जो है आपका दरभंगा, दरभंगा के बाद पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। कम से कम पहला वाला याद रखिएगा, केला का मधुबनी, अमरूद का जो हो जाएगा नालंदा, लीची का हो जाएगा मुजफ्फरपुर, आम का हो जाएगा दरभंगा, और अगर हम आलू की बात करेंगे तो पटना, प्याज की बात करेंगे नालंदा, बैगन की बात करेंगे नालंदा, फूल गोभी की बात करेंगे तो वैशाली। आगे देखते हैं वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को जो है 5 बार, कितनी बार, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 5 बार में देखेंगे 11, 12, 12, 13, 2 तो कंटिन्यू है, और उसका से 15, 16, 16, 17, 17, 18, ठीक है। और इधर 3 साल कंटिन्यू है, बीच में जो है 13, 14 और 14, 15 2 साल का जो है गैप हुआ है, और बाकी जो है 18 तक कंटिन्यू है। तो 11, 12 में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, चावल का, तो 11, 12 में चावल के लिए मिल गया। उसका से द्वितीय उत्पादन किसका होता है, गेहूं का, तो द्वितीय बार में जो है गेहूं के लिए मिल गया, ठीक है, 12, 13 में। अब 15, 16 में बात करेंगे तो मकई, ठीक है, मक्का के लिए तृतीय सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा है, मक्का का, और चौथे में भी आपका मक्का में ही मिला है, और 17, 18 में आपका गेहूँ। तो 3 तो शुरू में ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसा कि उत्पादन हुआ है सबसे ज़्यादा इस बार किसका उत्पादन हुआ है, चावल का, उसके बाद से गेहूं का, उसके बाद से मक्का का। और वैसे ही कृषि कर्मण पुरस्कार भी ये कंटिन्यू आपको मिल चुका है। बस ईयर ध्यान रखेंगे, 11, 12 में, 12, 13 में, और यहाँ पे 15, 16 में, 16, 17 में मक्का, और 17, 18 में गेहूँ। यानी अगर आप ऐसे कर लेंगे कि 1, 2, 3,
फिर 3 2, अब इस बार हो सकता है अगली बार कभी मिले तो 1 को मिले, 1 2 3 3 2 1, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में मिल गया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। बिहार में कृषि के लिए समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2008 से 12 रहा। द्वितीयक की बात करेंगे तो 12 से 17, और तृतीयक की बात करेंगे तो 17 से 22, लेकिन एक वर्ष के लिए इसमें क्या किया गया, कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 2017 से क्या हो गया, 2017 से 2023 हो गया। और चौथा कृषि कर्मण की बात करेंगे तो चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल जो है आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक जो है होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ जो है 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और इस रोड मैप जो है चौथा कृषि रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, जो जलवायु के अनुकूल है कृषि, वैसा साथ ही जो है कृषि में जो है टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया जाएगा, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के जो है 12 विभागों को जोड़ा गया है। कितने विभागों को, 12 विभागों को। तो इम्पोर्टेंट है कितने विभागों को जोड़ा गया है, 12 विभागों को। किसने जो है इसका शुभारंभ किया, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये याद रखिएगा। और इसका टर्म याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, ये याद रखिएगा। ठीक है, शुभारंभ का डेट भी याद रखेंगे कि इस रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ठीक है, कार्यकाल अलग है, शुभारंभ का डेट अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, अगर रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल दिया हुआ है। रबी फसल की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खरीफ फसल की बात करेंगे तो जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। धान हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और जायद फसल की बात करें तो यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में जो है उपजाई जाती है और यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में जो है काट ली जाती है। मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक, बिहार के विभिन्न उत्पादों का जो है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है उनको देखेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हस्तशिल्प में 6 उत्पादों को जो है मिला हुआ है। 6 यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये 6 हैं। मधुबनी चित्रकला, मिथिला से संबंधित स्थान। ठीक है, सिक्की घास शिल्प, तो ये उत्तर बिहार में है। घास शिल्प जो है सिक्की घास शिल्प हो गया। सुजनी कढ़ाई की बात करेंगे मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सिल्क की बात करेंगे तो भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, और मंजूसा आर्ट की बात करेंगे तो भागलपुर ही होगा। और पिपली वर्क की बात होगी तो ये भी भागलपुर, तो भागलपुर से 3 हो जाएगा। ठीक है, हस्तशिल्प में एक सिल्क, एक मंजूसा आर्ट और तीसरा क्या हो जाएगा, पिपली वर्क। मुजफ्फरपुर से एक है, वो है सुजनी कढ़ाई। और उत्तर बिहार में आप देखेंगे सिक्की घास शिल्प। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला तो मिथिला रहेगा ही रहेगा। सिलाव खाजा जो है सिलाव नालंदा से इसका संबंध हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे भागलपुर से ऑलरेडी 3 है, यानी सिर्फ भागलपुर से ही आपको देखने को मिलेगा 5। ठीक है, टोटल जो है आपको जीआई टैग जितने मिले हुए हैं 6 और 6 12 और एक 13, 13 में से 5 हो जाएंगे भागलपुर के ही। तो 5 कौन से हो गए, सिल्क हो गया, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क। ठीक है, साथ में जर्दालू आम भागलपुर का ही, कतरनी चावल भी आपका भागलपुर का ही। ठीक है, मगही पान जो हो जाएगा ये आपका पटना, नवादा और जो है आपका औरंगाबाद। पटना, नवादा, औरंगाबाद का मगही पान हो जाएगा। शाही लीची मुजफ्फरपुर, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी मुजफ्फरपुर ही करता है। मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी। ठीक है, 90% वर्चस्व है अकेला बिहार का, अभी हमने देखा। ठीक है, और ये कहाँ उत्पादन होता है, तो ये दरभंगा मधुबनी आदि जो है मिथिला क्षेत्र में। मरचा, धान या फिर चूड़ा की बात करेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा देखेंगे। जो कढ़ाई करते हैं गांव में आप देखे होंगे कि जो है शिल्प लेके और मतलब अच्छा सा रहता है, उसको हाथ से लेके जो कढ़ाई किया जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे सुजनी कढ़ाई। तो एक क्वेश्चन भी आया था कि सुजनी क्या है, सुजनी क्या था, ये क्वेश्चन दे दिया था। तो सुजनी एक प्रकार का कढ़ाई है। इस बार क्वेश्चन आया था कि सुजनी क्या है। ठीक है, सिक्की घास शिल्प आप देखते होंगे कि जो है छोटा छोटा गांव में नॉर्थ बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि रोटी वगैरह या फिर जो है
बड़ा बड़ा जो है आपका ये दौरा टाइप का जो है बनाया जाता है, अ, जिसको लोकल लैंग्वेज में दौरा बोलते हैं, छैंटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बोलते हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये घास लेके आ जाता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बुना जाता है सुगा की मदद से, ठीक है। तो वही सिक्की घास शिल्प की बात कर रहा है उसी का। तो पूछ देगा सिक्की क्या है, तो सिक्की एक प्रकार का घास शिल्प है, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सिंचाई की बात करेंगे तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर हो गया, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में सिंचित क्षेत्र जो था वो आपका लगभग 56 लाख हेक्टेयर यानी 55.98 लाख हेक्टेयर हो गया है। और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका नलकूप द्वारा होता है। किससे होता है? नलकूप द्वारा होता है। तो सर्वाधिक वाला याद रखिएगा कि सर्वाधिक सिंचाई कैसे होता है? नलकूप द्वारा। दूसरे स्थान पे है आपका नहर। ये क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? तो आपका नलकूप से 63.1, अभी कुछ समय तक जो है यही रहेगा। नहर जो है 31%, काफ़ी गैप है बीच में। तालाब जो है 2.2% और अन्य से जो है आपका 3.7%। तो आप सीरियल वाइज याद रखिएगा। नहर, नलकूप, नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद आपका तालाब हो जाएगा। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाले ज़िले जो हैं उसमें आपका समस्तीपुर का प्रयोग हो, समस्तीपुर में नलकूप का प्रयोग किया जाता है। सीतामढ़ी, नालंदा हो गया। नहर आपको मैंने बताया था कि जो है रोहतास में आपका चावल हो गया, गेहूँ, इन सब का ज़्यादा उत्पादन होने का जो है वजह यही है सिंचाई। रोहतास में हमने देखा था कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का में कौन था? मक्का में आपका अररिया था। और दलहन में कौन था? दलहन में आपका पटना था। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका रोहतास में हो जा रहा है, उसके बाद से पश्चिमी चंपारण और फिर जो है आपका औरंगाबाद। तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा कम से कम याद रखिएगा समस्तीपुर, नहर से रोहतास में, तालाब से जो है आपका दरभंगा में। और वही तालाब जो है नीचे तालाब रहता है, तालाब में जो है आपका मछली भी पालन होता है। तो दरभंगा में जो मछली चावल खूब खाता है लोग, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नीचे मछली और ऊपर जो है मखाना की खेती हो जाती है, ठीक है। ऊपर जो है तालाब के ऊपर जो है मखाना की खेती हो जाती है। तो इस तरीके से डबल काम हो जाता है दरभंगा में। पशुपालन की बात करते हैं तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का जो है प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी, ठीक है। 365.4 लाख थी। और 2022-23 में पशुधन उत्पादन की स्थिति अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देखेंगे तो दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है अभी 2022-23 वाला याद रखेंगे? 125.03, यानी 5 का क्यूब हो जाता है, 5 का क्यूब हो जाता है 125, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 125.03 लाख टन। अंडा का उत्पादन हो जाएगा 3×27, ठीक है, 3×27 327.43। और यहाँ पे देखेंगे मछली उत्पादन की बात करेंगे तो 8.91 लाख टन हो जाएगा। और मांस की बात करेंगे तो 3.96 लाख टन जो है आपका उत्पादन 2022-23 में हुआ है। 21-22 का डाटा अब नहीं याद करने की ज़रूरत है, स्किप कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अंडा उत्पादन में भी जो है आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, मछली में भी और मांस में भी, सब भी में जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले देखेंगे तो गाय एवं बैल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ हो जाएगा? ये पूर्णिया में देखने को मिलेगा गाय बैल। संख्या कितना है? 154 लाख। और टोटल गाय बैल का जो है 42.1% जो है, टोटल जो है पशु का 42.1% यही है, ठीक है। भैंस की बात करेंगे तो ये 77.2 लाख हो जाएगा, प्रतिशत 21.2%। और भैंस सबसे ज़्यादा मधुबनी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ? मधुबनी में। बकरी की बात करेंगे तो बकरी 128.2 लाख संख्या की बात होगा तो। और ये टोटल का जो है 35.1% है, ये अररिया में है, अग्रणी है इसको पालने में अररिया। और मुर्गी एवं बत्तख की बात करेंगे तो ये कटिहार में ज़्यादा देखने को मिलेगा, 165.3 लाख। तो डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं। सबसे ज़्यादा संख्या याद कर सकते हैं कि गाय बैल का संख्या ज़्यादा है, उसका से भैंस है। फिर जो है आप देखेंगे अगर पशुओं में तो
गाय बैल के बाद बकरी, बकरी के बाद भैंस, और वैसे मुर्गी बत्तख का अलग से याद रखेंगे, इनका तो सर्वाधिक है 165.3। खनिज की बात करते हैं अब। पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को जो है खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, कि ये धात्विक खनिज है और ये अधात्विक खनिज है, दो आधारों पर जो है विभाजित किया गया है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार देश का जो है लगभग 25% खनिज पाया जाता था यहाँ पे विभाजन से पहले, लेकिन विभाजन के बाद मुख्यतः जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो है ये पाया जाता था, और यही कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। तो विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गई है, और बाकी सारा कहाँ चला गया, ये चला गया है आपका जो है झारखंड में। ठीक है, वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पे जो आपका धारवाड़ एवं विंध्यक्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, वहीं पे आपको खनिज पाए जाते हैं। और बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज में आपका चूना पत्थर कहाँ मिल जाएगा, ये आपका जो है रोहतास और कैमूर में मिल जाएगा। पायराइट हो गया, अभ्रक गया में मिल जाएगा। ठीक है, आपका मैग्नीज हो गया, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि ये सब जो है आपको पाए जाते हैं। और खनिज की अब देख लेंगे, सब चीज़ दिया हुआ है। चूना पत्थर कहाँ है, तो रोहतास कैमूर, रोहतास पहाड़ी पे जो है, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल ये होता है, यानी सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा हो जाएगा, ये चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी इसका प्रयोग होता है, और इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है, पाइराइट की बात करें तो ये कहाँ मिल जाता है, आपका रोहतास में मिल जाता है। ठीक है, रोहतास में भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। ठीक है, जितना भी भारत में अगर 100 केजी पायराइट है तो उसमें से 95 केजी कहाँ है, तो रोहतास, यही जो है आपका बिहार के रोहतास में मिल जाएगा। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है, कौन सा, तो ये पायराइट, और इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। अभ्रक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे नवादा, गया, जमुई, मुंगेर यहाँ पे पाया जाता है, खासकर गया में ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे उच्च कोटि का अभ्रक जो है आपका बिहार में पाया जाता है, विश्व में सबसे उच्च कोटि का, ध्यान रखेंगे। अभ्रक विद्युत का जो है कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक उद्योग आदि में होता है। चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका, मुंगेर में जो है आपका चीनी मिट्टी पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र हो गया, अनाज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। क्वार्टजाइट की बात करेंगे तो मुंगेर, जो खगड़िया की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मुंगेर में, वहाँ पे आपको जो है मिलेगा क्वार्टजाइट। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखेंगे कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये वैसे भूगोल में हमने देखा है ये सब चीज़ें, मुंगेर में है। जमुई हो गया, गया हो गया, यहाँ पे क्वार्टजाइट, इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में जो है मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो मुंगेर, जो खड़गपुर की पहाड़ी है, यहीं पे जो है बॉक्साइट भी देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम का उपयोग वृहद रूप से होता है। तो बॉक्स जो है आपका मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियाँ से हमें क्या मिल गया, क्वार्टजाइट मिल गया, आपका जो है बॉक्साइट मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं सोना का, तो जमुई जो है, जमुई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जमुई हो गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना हो तो इसी को चूज करेंगे। मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, और सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा की बात करेंगे तो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि। यहाँ सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, जो बारूद बनाने में, पटाखा, कांच इत्यादि उपयोग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो जमुई हो गया, नवादा, गया आदि। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज अलग हो गया, क्वार्टजाइट अलग हो गया। ठीक है, क्वार्टजाइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो गई। क्वार्ट्ज हो जाएगा जमुई, नवादा, गया आदि। यूरेनियम की बात करेंगे तो ये गया और नवादा में। यूरेनियम का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी आया था, ये आ चुका है, ये गया वाला आंसर था इसका। ऊर्जा उत्पादन के दृष्टि से बहुमूल्य है, यूरेनियम का यूज आप जानते ही हैं। स्लेट की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका स्लेट हो गया। ठीक है, आपका क्वार्टजाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। ये कहाँ से मिल रहा है, ये आपका मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी से। इसका उपयोग जो है सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। और मैग्नीज की बात करेंगे तो गया और मुंगेर हो जाएगा।
मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है, मुख्य रूप से जो इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो ये मुंगेर, ठीक है, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये एक साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। गैलेना की बात करेंगे तो गैलेना जो हो जाएगा आपका बांका में मिलेगा। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। और पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में इसका जो है मिलता है और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस आपको पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार हो जाएगा इसका, और ईंधन के रूप में जो है इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक आध चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ठीक है। खनिज में देखेंगे तो खनिज में एक तो 25% पहले था, अब बच गया है 2 से 3%। धारवाड़ एवं विंध्यक्रम की चट्टाने में जो है आपका ये पाए जाते हैं सारा खनिज। इसमें चूना पत्थर वाला कई बार आ चुका है, इसको याद कर लेंगे। पायराइट वाला आ चुका है, अभ्रक गया ये आ चुका है। चीनी मिट्टी तो नहीं है, क्वार्टजाइट हो गया ये आ चुका है आपका, बॉक्साइट आ चुका है, सोना आ चुका है आपका, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। गैलेना भी याद रखिएगा, बांका। आगे देखते हैं ऊर्जा की बात, ठीक है। वर्ष 2022-23 में ऊर्जा की स्थिति क्या रही है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार? तो ऊर्जा की चरम मांग जो है 6,880 मेगावाट है, ठीक है। और जबकि पूर्ति कितनी हो रही है? 6,738 मेगावाट ही हो पा रही है, यानी कि कमी है अभी, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन और करने की ज़रूरत है। चरम मांग है, आपको कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, जबकि पूर्ति ही है 6,738 मेगावाट। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 7,576 मेगावाट पहुंच गई थी, यानी कि 6,880 से कितना पहुंच गया था? 7,576। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 68.9% है। जो आपका कोयला से उत्पादन किया जाता है वो कितना हो जाएगा? 68.9%। यानी अभी भी बिहार में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जा रहा है? तो ताप विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, यानी कि कोयला का इस्तेमाल करके। अनवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है 31.1% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश जो है, ठीक है, ये 65.3% और नवीकरणीय ऊर्जा का अंश, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, 34.7% हो जाएगा। कब? 2025-26 में ये होने का अनुमान है। और बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जो है विद्युत उपभोग जो है वो आएगा। ये क्वेश्चन आया था एक बार, इस बार भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 329 किलोवाट घंटा जो है ये रहा है प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2021-22 में। 2021-22 में कितना रहा है? 329। बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले ज़िले में जाहिर सी बात है कि पटना, पटना के बाद गया और इसके बाद से आपका मुजफ्फरपुर। तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर तीनों याद कीजिए इसको। और वर्ष 2022-23 में जो है सबसे कम बिजली खपत वाले ज़िले में कौन हो जाएंगे? शेखपुरा, अरवल और शिवहर। यहाँ पे सबसे कम हुआ है, तो कम से कम एक याद रखिए, शेखपुरा। लेकिन सबसे ज़्यादा पटना, पटना के बाद गया, गया के बाद मुजफ्फरपुर। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण जो है ये कार्यशील हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यानी BSEB, ठीक है। वर्ष 2022 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है, यानी BSEB 5 भागों में बट गया है। और देखेंगे यहाँ पे 5 भाग, बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, फिर संचरण कंपनी लिमिटेड, वितरण कंपनी लिमिटेड उत्तर बिहार में, और एक दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बिहार के जो है प्रमुख ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे। प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में देखेंगे बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र का, ये बाढ़ पटना में है, सबको पता है। बरौनी बेगूसराय, बक्सर, बक्सर के चौसा में, कांटी जो है मुजफ्फरपुर में, कांटी आपको देखने को मिल जाएगा। ककवारा जो है आपका बांका में, ये याद रखिएगा, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये याद रहेगा आपको। बाढ़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बरौनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बक्सर भी आपको पता ही होगा, कांटी मुजफ्फरपुर अगर नहीं याद है तो। ककवारा याद रखेंगे बांका में, और नबीनगर जो है ताप विद्युत परियोजना है आपका औरंगाबाद। पूछ दिया था कि कहलगांव कहाँ है, ठीक है, भागलपुर में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस टाइप का पूछ सकता है कि ककवारा कहाँ है, तो ककवारा आपका बांका में है।
नबीनगर कहाँ है, तो आपका औरंगाबाद में है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखेंगे। बिहार राज्य जल विद्युत नगर निगम लिमिटेड की बात करेंगे, जल विद्युत निगम लिमिटेड का, तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। इसमें से आप कुछ याद कर लेंगे। कोसी जल विद्युत केंद्र कहाँ है, सुपौल में हो जाएगा। पूर्वी गंडक नहर, अब इमेजिन करेंगे बाई मैप दिमाग में भी, तो आपको आएगा पश्चिमी चंपारण ही। सोन पश्चिमी नहर की बात करेगा तो आपका रोहतास हो जाएगा। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सोन जा रही है इधर, तो ये पश्चिम में हो जाएगा आपका रोहतास, ये पूरब में हो जाएगा आपका औरंगाबाद। तो याद करने की क्या ज़रूरत है, इसको ऐसे ही इमेजिन करके आप बता सकते हैं। त्रिवेणी नहर की बात करेंगे तो त्रिवेणी नहर जो हो जाएगा ये आपका पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, ढेलबाग जो है लघु जल विद्युत, ये आपका ढेलबाग कहाँ है, रोहतास में, याद रखेंगे। नासिरगंज कहाँ है, रोहतास में। जयनगरा की बात करेंगे, ठीक है, जयनगरा जो है ये आपका, जयनगरा ये आपका रोहतास में ही हो जाएगा। सेवारी जो हो जाएगा ये भी आपका रोहतास में हो जाएगा। ढेलबाग, नासिरजंग, जयनगरा, सेवारी, ये सब कहाँ हो जाएगा, रोहतास में। अगनूर की बात करेंगे, अगनूर और बेलसार का, अगनूर और बेलसार ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, अरवल में हो जाएंगे। सिरखिंडी की बात करेंगे, ये भी आपका रोहतास में हो जाएगा। सिरखिंडी भी क्या हो जाएगा, रोहतास में। और अरवल तो अरवल है ही। ठीक है, तो दो ही चीज़ें हैं। एक तो आप इधर कोशी का याद रखेंगे, याद ही रहेगा, ये मतलब इमेजिन कीजिए ज़रा चीज़ों को कि कौन कौन सा जिला है। तो मेन जो है ये आपका पूर्वी गंडक नहर, ये आप बाई मैप याद करेंगे, पूर्वी गंडक नहर और त्रिवेणी नहर। तो ये बाई मैप जो है आपका पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। पश्चिमी सोन नहर की बात करेंगे, पूर्वी सोन नहर का तो औरंगाबाद रोहतास आ जाएगा। और यहाँ पे कोसी की बात करेंगे तो सुपौल। अब रहा बात नीचे, तो बस अरवल का याद कर लीजिए। अरवल में जो है आपका 3 है। ठीक है, एक तो अरवल याद करने की जरूरत नहीं है, एक बेलसार है और एक अगनूर है। ठीक है, अंगूर नहीं है, अगनूर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगनूर अंगूर वाला, और ये बेल भी फल का नाम है। तो एक तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। तो और अरवल वाला ज़रूरत नहीं है। बच गया आपका सिरखिंडी, जो भी बचेगा वो रोहतास में, चाहे वो सिरखिंडी हो, चाहे वो आपका सेवारी हो, जयनगरा हो, नासिरगंज हो, ढेलबाग हो। ठीक, आगे देखते हैं। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है इसका डिजिट नहीं पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि ढेलबाग कहाँ है, ये पूछ सकता है। सेवारी कहाँ है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ब्रेडा की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेडा, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्न कार्य संचालित किए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्य संचालित किए जा रहे हैं देखेंगे। सरकारी भवनों पर जो है रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना, निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप और विद्युत संयंत्र, प्लवित और सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना, सोलर वाटर पंप की स्थापना, सौर स्ट्रीट लाइट का जो है स्थापना। अब देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा, ध्यान रखेंगे, लखीसराय का कजरा हो गया और भागलपुर के पीरपैंती हो गया। इसमें सौर विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। कहाँ कहाँ, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कजरा और पीरपैंती, क्योंकि यहाँ पे सौर विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो पीरपैंती कहाँ है, भागलपुर में। कजरा कहाँ है, लखीसराय में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कजरा कहाँ है, तो लखीसराय। पीरपैंती कहाँ है, भागलपुर। और यहाँ पे सौर विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जल निकायों पर सौर विद्युत संयंत्र के तहत पटना के विक्रम लेक पर 2 मेगावाट का संयंत्र लगाने की जो है योजना है। तो पूछ देगा विक्रम लेक कहाँ है, तो ये पटना में है। कहाँ है, पटना में। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र जो है नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। ठीक है, तो पूछ देगा फिर से कि रजौली कहाँ है, तो ये नवादा में है। क्या स्थापित किया जा रहा है, परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक है, और बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के लक्ष्य में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उद्योग की बात। हम लोग एक 7 निश्चय जो है 0.2 की बात एक अलग वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें जो भी डाटा अभी हाल फिलहाल में जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में क्या, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या क्या, आर्थिक सर्वेक्षण क्या बताता है कि क्या क्या काम हो चुका है, और बजट क्या बताता है कि इसमें कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया जाएगा। तो देखा जाएगा कि 7 निश्चय 0.2 जो है उसमें क्या क्या काम हो चुका है और किस किस क्षेत्र में जो है
कितना पैसा जो है आवंटित किया गया है, ये हम देखेंगे, एक अलग वीडियो में ही देखा जाएगा वो। उद्योग की बात करते हैं अभी। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या भी सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 96% भाग जो है वो जो है आपका मैदानी हो, और साथ ही 76% जहाँ पे लोग जो है वो कृषि कार्य में संलग्न हो, तो कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावना तो रहेगी ही रहेगी। बिहार के प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो चीनी उद्योग। प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे, मढ़ौरा या फिर महरौरा, जो भी आप, मढ़ौरा याद कर लें, ठीक है, सारण में ये है। और ये 1904 में स्थापित किया गया था प्रथम चीनी उद्योग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 9 चालू अवस्था में हैं, यानी कि 2 आपका बंद हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ही बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। और वर्ष 2022-23 में चीनी मिलों से जो है 1,11,624 किलो लीटर जो है इथेनॉल का उत्पादन भी किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इथेनॉल का उत्पादन कितना किया गया है ये भी याद रखेंगे 22-23 में, 1,11,624। ठीक है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किस के तहत किया जा रहा है, तो कृषि रोड मैप 4 के तहत। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन, ध्यान रखेंगे 5 का क्यूब, 125.03 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया गया है। उत्पादन में वृद्धि दर जो है 6.49% की रही। गायों के दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला जो रहा वो आपका समस्तीपुर, और भैंसों में जो है वो अग्रणी जिला आपका मधुबनी है। ठीक है, भैंसों में मधुबनी और जो है आपका गायों में समस्तीपुर। हमने अभी पशु का देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे देखा था कि भैंसों की सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ है, आपका अग्रणी कौन है भैंसों में, तो आपका मधुबनी ही है। तो जाहिर सी बात है भैंसों के दूध का उत्पादन भी मधुबनी में ही सबसे ज़्यादा होगा। और गाय और बैल दोनों को मिला के आपका कौन सा था, पूर्णिया था। जबकि गायों के दूध उत्पादन में अग्रणी कौन सा है, आपका समस्तीपुर है। उद्योग, जूट उद्योग की बात करेंगे। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, कहाँ कहाँ, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मारांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये पूछ दिया जाएगा कि कहाँ पे एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। मारांगा कहाँ है, तो मारांगा आपका पूर्णिया में है। तो पूर्णिया के मारांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद से जो है बिहार में, तो बिहार कहाँ है, सेकंड स्थान पे। ठीक है, सेकंड है। वस्त्र रेशम उद्योग की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में जो है सूती वस्त्र के छोटी छोटी जो है मिलें आपको देखने को मिलेंगी। और बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में तीनों प्रकार के जो है रेशम का उत्पादन होता है। कौन कौन सा, मलबरी, तसर और अंडी। ठीक है। मलबरी की बात करेंगे तो मलबरी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, इधर आपको देखने को मिलेगा। तसर की बात करेंगे तो तसर का उत्पादन देखिए आपका कितना है, 37.1 टन है, जबकि मलबरी का 1.4 टन और अंडी का 10.7 टन, यानी सबसे ज़्यादा जो है टसर। ठीक है, तसर के बाद आपका अंडी है, अंडी के बाद जो है आपका मलबरी है। तसर की बात करेंगे, बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई, ये क्षेत्र हो जाएगा। और अंडी की बात करेंगे तो आपका मुजफ्फरपुर, बेगूसराय हो जाएगा। जबकि भागलपुर जो है वो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो ये आपका भागलपुर। ठीक है। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग जो है स्थापित किया गया है। और बिहार में जो है डालमिया नगर, बंजारी, ये आपका रोहतास में सीमेंट उद्योग यहाँ पे स्थापित है। कहाँ पे, डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में। ठीक है।
कृषि उत्पाद उद्योग की बात करेंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का उत्पादन कितना हुआ है, डाटा याद रखेंगे, 111,624, ठीक है, 111,624 किलो जो है इथेनॉल का उत्पादन भी किया गया है। तो डाटा याद करने की ज़रूरत है इथेनॉल वाले का, ठीक। अब आगे देखेंगे यहाँ पे कृषि उत्पाद उद्योग की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार, इन 3 जगह पे जो है, अच्छा एक बार रिपीट कर लेते हैं, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, ठीक है, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की जो है वृहद संभावना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मेरे अकॉर्डिंग जो है अभी काम करने की ज़रूरत है खाद्य प्रसंस्करण पे, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में जो है भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क जो है स्थापित करने की जो है स्वीकृति दी गई है। कहाँ कहाँ, भागलपुर में, ठीक है, यानी कि एक इस छोर जहाँ गंगा एंट्री करती है बक्सर, और जहाँ से बाहर जाती है भागलपुर, और ये आपका कटिहार, ये 3 जगह जो है फूड पार्क स्थापित करने की जो है स्वीकृति मिली है। बिहार वर्तमान में जो है देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, ठीक है, खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे है। तो ये तीनों डाटा याद रखेंगे कि खाद्य उत्पादन में कितना है 7, सब्जी में 3रा, और फल उत्पादन में जो है 6ठे स्थान पे, ठीक है। किसी भी पूजा में कितने प्रकार का फल कम से कम रहता है, 5 प्रकार के फल, उसमें एक और जोड़ लीजिएगा तो 6ठा हो जाएगा। और देखिए तीसरा आइटम यानी कि दाल भात और जो है सब्जी, या फिर रोटी सब्जी दाल, इस तरीके, तो तीसरा आइटम जो है आपका क्या रहता है, सब्जी हो जाता है। खाद्य उत्पादन में ध्यान रखेंगे 7वां। बिहार मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, एकमात्र राज्य 90% के साथ जो है क्षत्र राज्य कर रहा है। लीची उत्पादन में जो है बिहार देश में प्रथम स्थान, उसमें भी मुजफ्फरपुर आ जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के ही मोतीपुर में 180.57 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क निर्माण किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खाद्य प्रसंस्करण करना। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का जो है निर्माण किया गया है। कहाँ पे पैकिंग घर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो पटना के बिहटा में। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है जी, तो ये बरौनी में है, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका बरौनी में ही। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है आपका मोकामा पटना में। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना जो आपका मधेपुरा में आपको देखने को मिल जाएगा। रेल पहिया कारखाना आपको बेला जो सारण में है वहाँ पे। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जो आपका मढ़ौरा में हो जाएगा। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है आपका हरनौत नालंदा वहाँ पे है आपका, ठीक है। तो ये स्थान आपको याद करने पड़ेंगे, आ जाता है क्वेश्चन। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कहाँ, बरौनी में। इंडियन ऑयल जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा पटना। रेलवे विद्युत ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक वाला रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, अगर विद्युत वाला इंजन कारखाना है तो मधेपुरा, ठीक है। रेल पहिया का कर रहे हैं तो सारण। डीजल इंजन की बात करेगा तो आपका मढ़ौरा हो जाएगा। डीजल वाला मढ़ौरा जो है आपका विद्युत वाला मधेपुरा, ठीक है। म से मधेपुरा, म से मढ़ौरा, ठीक है, लेकिन मढ़ौरा आपका सारण में पड़ जाएगा, मधेपुरा में आपका विद्युत कारखाना ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग जगह, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में। अब आगे देखते हैं बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम की बात करेंगे। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, याद करने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगती है कि यहाँ से अब आएगा, ठीक है, एक बार रिपीट कर लो बस ऐसे ही। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, पटना हो जाएगा। बिहार हर जगह तो पटना ही रहेगा, मेन तो पटना ही रहेगा इसमें। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हो जाएगा पटना हो जाएगा। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। बिहार स्टेट स्पंज सिल्क की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है भागलपुर होगा ही होगा। और बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भी आपका पटना ही हो जाएगा। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र की बात करेंगे, जब चमड़ा की बात करेंगे तो पटना और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चीनी की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण हो जाएगा।
कागज़ की बात करेंगे समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम की बात करेंगे भागलपुर। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट रोहतास। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन ओबरा जो औरंगाबाद में है। तेल शोधन कारखाना जो हो जाए आपका बरौनी, बेगूसराय। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बाइडा की स्थापना जो है 1974 में जो है की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं आपके कहाँ कहाँ हैं? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थापित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए जो है औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है। परिवहन की बात करते हैं अब। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उत्पाद और क्षेत्र ये याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। परिवहन की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन यानी कि सभी प्रकार के परिवहन यहाँ मौजूद हैं। सड़क परिवहन की बात करेंगे तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है। बिहार में सड़क नेटवर्क अगर आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5,969 5969 किलोमीटर है। ठीक है। और प्रांतीय राजमार्ग की बात करेंगे तो 3,638 किलोमीटर है। और मुख्य जिला पथ की बात करेंगे तो 16,181 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा क्या है? मुख्य जिला पथ 16,000। मुख्य जिला पथ कितना है? 16,181। प्रांतीय राजमार्ग जो है से ज़्यादा क्या है आपका? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। यानी स्टेट हाईवे से ज़्यादा आपका नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे कितना है? 5969। और प्रांतीय राजमार्ग कितना है? 3638। ठीक है, 3638। प्रति 1,000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र पर जो है 3,167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। प्रथम स्थान जो है पथ घनत्व में वो केरल और द्वितीय जो है आपका पश्चिम बंगाल है। तृतीय जो है आपका बिहार है, ध्यान रखेंगे। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान जो है आपका 8वां है। ये सब डाटा याद रखेंगे कि पथ घनत्व में तीसरा है, प्रथम पे केरल, द्वितीय पे पश्चिम बंगाल। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान जो है देश में कौन सा है? 10वां है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पटना में है 506 किलोमीटर। सबसे कम जो है वो आपका शिवहर में है, मात्र 22 किलोमीटर। ये याद रखेंगे। रेल परिवहन यानी सड़क का काम बस इतने ही खत्म। ठीक है। 3 प्रकार का राजमार्ग हो गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है। और मुख्य जिला जो है आपका मुख्य डिस्ट्रिक्ट जो है मेन डिस्ट्रिक्ट रोडवेज जो हो गया आपका 16,181। ये याद रख लेंगे। पथ घनत्व वाला याद रख लेना है 8वां 10वां, यानी कि कुल सड़कों में 8वां, पक्की सड़कों में 10वां। पटना और शिवहर को याद करते हुए आगे चलेंगे रेल परिवहन में। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। कब? 1862 ईस्वी में। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान जो है, रेल परिवहन में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां है। कुल 4 रेल मंडल यहाँ पे आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे। एक का आपका सोनपुर मंडल जो ईसीआर के तहत, दानापुर जो हो जाएगा आपका ईसीआर, समस्तीपुर जो हो जाएगा आपका ईसीआर, और कटिहार जो हो जाएगा आपका एनईएफआर। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है ईसीआर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे और ये हाजीपुर में है। ठीक है। 19 रेल जोन टोटल हैं, इसमें से एक ही है जो बिहार में है। और इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2002 को। पटना मेट्रो रेल परियोजना की बात करते हैं तो पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस पड़ाव तक जो है 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का जो है निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा जो है किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20-20% व्यय किया जाएगा।
60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा जो है किया जाएगा। यानी कि 60 यहाँ से हो गया जापान से, और 20% जो है आपका सेंट्रल हो गया, 20% स्टेट हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मेट्रो कार्य का 1/3 कार्य जो है पूरा कर लिया गया है। वायु परिवहन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 जो है स्वीकृत की गई है। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई है। बिहार में स्थित हवाई अड्डे की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पास दो है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है और आपका गया वाला गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा आपका दरभंगा में घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी जो अररिया है वहाँ पे है। रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल पूर्वी चंपारण में हो जाएगा आपका। और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो है पताही मुजफ्फरपुर में है। चुनापुर हवाई अड्डा जो है आपका पूर्णिया में हो जाएगा। जल परिवहन की बात करेंगे, जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक, कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक वृहद भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग है। पहला है बरारी घाट से महादेवपुर घाट, ठीक है, और दूसरा है मोकामा से बरौनी। ध्यान रखेंगे, आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व यहाँ पे घटा है। ठीक है, और बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना देखेंगे, पहला और दूसरा। पहला आपका 2015 और दूसरा जो है आपका 2020 से। पहला 2015 से 2020 चला था, 2020 से 2025 तक दूसरा चल रहा है। यहाँ पे जो था 7 निश्चय 1, यहाँ पे आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, ये जो पूरा कर लिया गया है। हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ ये होनी चाहिए। और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, इनमें से जो है इनको पूरा करने का कोशिश किया गया था आपका 2015 से 2020। और अभी जो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी स्वच्छ गांव भी स्वच्छ शहर भी, सुलभ संपर्कता यानी कि कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो देखिए हर इन सभी क्षेत्र में जो है ना काम देखने को आपको मिलेगा। बजट में सभी के लिए, इन सभी के लिए जो है पैसे आवंटित किए जाएंगे। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, तो रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले, इस पे जो है बल दिया जा रहा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिलाओं को 35% आरक्षण, ये भी एक इसका पार्ट है। ठीक है, हालांकि ये बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन ये उसको और क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हर खेत तक जो है सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ कनेक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है, और सबके लिए जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद से हम बिहार में पर्यटन अगले सेक्शन में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।